बड़ा फैसला है और इसके नकात भी बहुत ज़्यादा अहम है। हम आपके सामने रख दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हुकूमत के खिलाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ क्या क्या ऐसी बातें हैं जो साबित करता है हुकूमत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एक एक नुकता आपके सामने रखते हैं। मुल्क में 3 अप्रैल से जारी सियासी और आईनी बहरान पर अहम तरीन अदालती फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक खुद नोटिस पर बड़ा फैसला दिया है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादिम करार दे दी है। कौमी असम्बली को बहाल कर दिया है। नए इंतखाबात और निगरां हुकूमत के लिए उठाए जाने वाले तमाम इकदाम को, वज़ीर आज़म और सदर के तमाम इकदाम को कलअदम करार दे दिया है। वज़ीर आज़म और काबीना को बहाल कर दिया है और हुक्म दिया है कि तहरीक अदम एतमाद पर हफ्ते की सुबह 10:30 बजे से पहले वोटिंग कराई जाए। यानी ये किसी भी वक्त हो सकती है, मगर हफ्ते की सुबह 10:30 बजे के बाद नहीं हो सकती। अदालती हुक्म के तहत वोटिंग मुकम्मल होने तक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी नहीं किया जाएगा और किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। ये हुकूमत को अदालत ने हिदायत दी हैं और तहरीक नाकाम हो तो मौजूदा हुकूमत को काम जारी रखने का हुक्म दिया है और तहरीक कामयाब हो जाए तो नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदूखेल शामिल थे और अदालत ने अपने मुत्तफिका और मुख्तसर तहरीरी फैसले में लिखा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने 3 अप्रैल को दी है उसे गैर आइनी करार दिया जाता है। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए उसे कलअदम करार दिया जाता है और नतीजतन यह भी करार दिया जाता है कि इस पूरे वक्त में तहरीक ज़ेरे इल्तवा थी और अपनी जगह बरकरार थी। वो अब भी ज़ेरे इल्तवा है और अपनी जगह बरकरार है और इसके नतीजे में यह भी करार दिया जाता है कि इस पूरे वक्त में वज़ीर आज़म आइन के आर्टिकल 58 के तहत आयद करदा पाबंदियों के पाबंद थे और अब भी हैं। इसलिए इस दौरान वो किसी भी वक्त सदर को असेंबली तहलील करने का मशवरा नहीं दे सकते थे और जो एडवाइस वज़ीर आज़म ने सदर को असेंबली तहलील करने की दी वो आइन के खिलाफ है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और 3 अप्रैल को सदर ने असेंबली तहलील करने का जो ऑर्डर जारी किया था वो गैर आइनी है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए इस ऑर्डर को कलअदम करार दिया जाता है। साथ ही ये भी करार दिया जाता है कि इस पूरे वक्त में असेंबली का वजूद बरकरार था और वो अब भी बरकरार है और वो तमाम इकदाम और कार्रवाइयाँ जिनका आगाज़ किया गया और जो सदारती ऑर्डर के बाद शुरू हुई गैर कानूनी हैं, जिनमें नए इंतखाबात का इनेकाद और निगरां वज़ीर आज़म और काबीना की तैनाती का अमल शामिल था। इसलिए इस पूरे अमल को कलअदम करार दिया जाता है और इसके नतीजे में यह करार दिया जाता है कि वज़ीर आज़म वफाकी वुज़राए मुमलिकत को अपने अपने ओहदों पर बहाल किया जाए। अदालती फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली इस पूरे वक्त के दौरान अपने सेशन में थी, उसकी वो हैसियत अब भी बरकरार है और स्पीकर की तरफ से इस असेंबली की तहलील से पहले जो इजलास के खात्मे के अहकाम दिए गए थे उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए उसे भी कलअदम करार दिया जाता है। अदालती फैसले के मुताबिक स्पीकर का ये फ़र्ज़ है कि वो मौजूदा सेशन में असेंबली का इजलास फौरी तौर पर बुलाएं और उसमें ताख़ीर 9 अप्रैल सुबह 10:30 बजे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि 3 अप्रैल को जारी करदा ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक हाउस ऑफ बिजनेस को चलाया जाए और स्पीकर आइन के आर्टिकल 54 के तहत इजलास के खात्मे के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल 2 सूरत में नहीं कर सकता। पहली सूरत यह है कि स्पीकर उस वक्त तक असेंबली का इजलास ख़त्म नहीं कर सकता जब तक तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत से मंजूर नहीं हो जाती और दूसरी सूरत यह है कि स्पीकर असेंबली उस वक्त तक भी इजलास का खात्मा नहीं कर सकता जब तक तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत से मंजूर हो जाती है, यानी कामयाब हो जाती है और फिर वज़ीर आज़म को इलेक्ट किया जाता है। अदालती फैसले के मुताबिक अगर तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत से मंजूर हो जाती है तो फिर कौमी असेंबली अपने मौजूदा इजलास में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करने के लिए आगे बढ़ेगी और इस मामले में स्पीकर समेत तमाम दीगर लोग और वफाकी हुकूमत पाबंद हैं कि जो अहकाम दिए गए हैं उनकी तेज़ी से पैरवी की जाएगी। और अटॉर्नी जनरल ने जो 21 मार्च को यकीन दहानी वफाकी हुकूमत की तरफ से करवाई थी और जिसे अदालत ने अपने फैसले में शामिल किया था उसे अदालती फैसले के तौर पर लिया जाए। वफाकी हुकूमत किसी भी तरीके से कौमी असम्बली के किसी रुकन के लिए रुकावट का बाइस नहीं बनेगी जो इस इजलास में शिरकत करना चाहते हैं और अपना वोट देना चाहते हैं। और ये हिदायत की जाती है कि अदालत का यह फैसला तहरीक अदम एतमाद और वज़ीर आज़म को इलेक्ट करने के अमल पर लागू होगा। साथ ही ये बात वाज़ेह की जाती है कि इस मुख्तसर फैसले का आर्टिकल 63A की कार्रवाई और उसके नताइज से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें अगर कोई रुकन असेंबली करारदाद पर वोट देता है और बाद में वज़ीर आज़म के इलेक्शन में हिस्सा लेता है तो वो अपनी जमात से डिफेक्शन के मुतरादिफ है। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान खुद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के दिफा से दस्तबरदार हो गए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि
कि मैं इस रूलिंग का दिफा नहीं कर सकता। असेंबलियां सिर्फ तब तहलील की जा सकती थी जब तहरीक अदम एतमाद खारिज होती। किसी रुकन असेंबली को अदालती फैसले के बगैर गद्दार नहीं कहा जा सकता। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं करूंगा, मेरा फोकस नए इंतखाबात पर है। अदालत ने आज नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सुना। उसके बाद तकरीबन 3:45 बजे फैसला महफूज किया, जो 8:30 बजे सुनाया गया। फैसला सुनाने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चीफ जस्टिस से मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया कि बताएं क्या इलेक्शन कमीशन की गुंजाइश है कि इलेक्शन करा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि हमें 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए हर वक्त तैयार है। इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां करनी है जो अभी बाकी हैं। वजीर आजम को 16 खतूत लिखे, हल्का बंदियों पर काम शुरू किया था। अगर नई मरदमशुमारी हो रही है तो पुरानी हल्का बंदियां खत्म हो गई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पूरे मुल्क की हल्का बंदियां होनी है या किसी खास इलाके की, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि पूरे मुल्क की हल्का बंदियां होनी है। 6 से 7 माह इलेक्शन के लिए चाहिए, 4 महीने हल्का बंदियों के लिए और 3 माह उबूरी हुकूमत के लिए। शफाफ इंतखाबात के लिए जरूरी है कि हल्का बंदियां हों। फाटा की 12 नशिस्तें खत्म होकर खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गई हैं। हमारे साथ इस वक्त साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। हमारे पैनलिस्ट हामिद मीर साहब, सलीम साफी साहब और शराद इकबाल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अब्बासी साहब ये बताइएगा कि फैसला आ गया, अब 10:30 बजे हफ्ते को उससे पहले पहले अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है और पाबंद किया गया इस डिप्टी स्पीकर को कि अगर वोटिंग हो जाए और हुकूमत सर्वाइव कर जाए तो ठीक है, नहीं सर्वाइव करती तो अगले वजीर आजम का इंतखाब किया जाए। आप लोगों के नंबर्स अभी भी इस्लामाबाद में पूरे हैं, कल भी हो सकती है वोटिंग। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नंबर्स पूरे हैं। हमारे तमाम मेंबरान यहाँ पर हैं और असेंबली की अक्सरियत इंशाल्लाह अदम एतमाद के हक़ में भी वोट देगी और शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का वोट भी देगी इंशाल्लाह। और भाई साहब उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर एक बयानिया वज़ीर आज़म ने बनाया था और वो था कि आप लोग मुल्क से वफादार नहीं हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। तो आप लोग समझते हैं कि आइडियल टाइम इलेक्शन के लिए आप अगले 2023 तक हुकूमत करना चाहेंगे? देखिए, ये फैसला तो अपोजिशन करेगी, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये तारीखी भी है और इसने बहुत से इबाम जो सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसलों के बारे में था उसको ख़त्म कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का और अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में भी अदालतें ये फैसले कर पाएँ। अब एक बड़ी भारी जिम्मेदारी अगली हुकूमत पर आएगी क्योंकि जो मईशत का हाल हो गया है, जो मुल्क के दीगर मामलात का हाल है और जो आपने अभी जिक्र किया कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को मुलव्वस किया गया कि अपोजिशन को ये कहा जाए कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, इस बात को भी आवाम के सामने रख कर इसका फ़ैसला करना पड़ेगा। और दूसरा फ़ैसला ये भी करना पड़ेगा कि जो कौमी असम्बली में हुआ, क्या उसमें इस मुल्क का सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मुलव्वस थे या नहीं थे, क्योंकि आइन के ख़िलाफ़ साजिश करना ये कोई मामूली अमर नहीं है। तो ये बातें इनकी तह तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। अब भाई साहब आप कह रहे हैं अगर आपकी हुकूमत बनती है अदम एतमाद के नतीजे में तो आप इस मामले की तहकीकात कराएंगे? जो वज़ीर आज़म की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका आपकी तहरीक अदम एतमाद के पीछे है और हुकूमत गिराने की साजिश के पीछे है, इसकी तहकीकात करा के अवाम के सामने रखेंगे तफसीलात? जी बिल्कुल, तहकीकात करा के, बल्कि जितनी हद तक तहकीक अवाम के सामने हो सके अवाम के सामने होगी इंशाल्लाह और इसके नताइज रखेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी बात इमरान खान साहब ने की जिसकी कोई ना इसकी कोई बुनियाद थी और एक मुकम्मल झूठ पर एक मामले को बनाया और उसमें इस मुल्क की सिविलियन और अस्करी क़यादत दोनों को मुलव्वस कर दिया और इसको अवाम के सामने पेश किया। और इतनी बड़ी एक झूठ की ये इमारत खड़ी हुई कि इस इमारत को गिराना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए लाजिम है। अच्छा, मगर अदालत ने तो मुस्तरद कर दिया जो, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग थी। अस्करी जो ज़राए हैं उन्होंने भी बैनुल-अक़वामी और लोकल मीडिया को ज़राए से ज़रूर बता दिया, वैसे नहीं बताया। तो ये मामला अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपनी हुकूमत पे फोकस करेंगे या इन्हीं चीज़ों में आप भी उलझेंगे जिस तरीके से इमरान खान साहब आप लोगों के खिलाफ उलझे थे? नहीं, उलझने की ज़रूरत नहीं है। हमने किसी की हत्या नहीं करनी, किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसकी हकीकत अवाम के सामने रखना ज़रूरी है। ये जो इमरान खान ने ये झूठ की इमारत खड़ी की, इसकी हकीकत क्या है। हमने बाकी मुल्क के मामलात को पर तवज्जो देनी है, जो कुछ हम हल कर सकें इस अरसे में जब तक हुकूमत रहती है। और ये हुकूमत मेरे ख्याल में
शॉर्ट टर्म की होनी चाहिए, ताकि फिर अवाम के पास आप मैंडेट के लिए जाएं और वहाँ पर अवाम को फैसला करने का मौका दें। साहब कितना शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि IMF का प्रोग्राम भी अब वो अगर आपकी हुकूमत आती है वो आपसे बात करेगा, उसे बहाल कराना है तो आपको अनपॉपुलर फैसले करने पड़ेंगे, जो कि वज़ीर आज़म ने नहीं किए क्योंकि आपकी अदम एतमाद आई हुई थी। पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, रुपया गिर रहा है, ये अनपॉपुलर फैसले आप कर लेंगे, IMF का प्रोग्राम बहाल करा लेंगे और फिर इलेक्शन में जीत भी जाएंगे अगर इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, आपने सिर्फ IMF प्रोग्राम की बात भी की है, दूसरी बातें भी की हैं। आज जो हालत मईशत की कर दी गई है इन चंद हफ्तों के अंदर, उसकी तो एक इतनी बड़ी ये परेशानी है पूरे मुल्क के लिए और आइंदा जो हमारी मईशत की हालत है उसके लिए, कि इस पर कुछ ना कुछ तो आपको अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा, वो उसके दरमियान भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा ख्याल ये है कि इस केयर टेकर सेटअप के दौरान एक नुकाती एजेंडा हो उस केयर टेकर सेटअप का, कि वो इकॉनमी पे फोकस करे और करेक्टिव मेजर्स ले, क्योंकि तकरीबन मेरा ज़ाती ख्याल है कि 600 अरब का अजाफी बोझ इमरान खान ने पिछले 2 महीने में इस मुल्क की मईशत पर डाल दिया है, और इसको कैसे पूरा किया जाएगा, इसके क्या असरात होंगे। आज भी आप देख लें कि 2.5% बेसिस पॉइंट जो आपका पॉलिसी रेट है बढ़ गया है, और इसका असर ये होगा कि 300 से 400 अरब रुपया आपकी डेट सर्विसिंग में मज़ीद बढ़ जाएगा। तो मुल्क की मईशत के हालात जो इमरान खान ने कर दिए हैं, इसका मुकाबला करने के लिए आज पूरी कोशिश ये हुकूमत भी करेगी जो आएगी शहबाज साहब की। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट में भी इस पर काम करने की ज़रूरत है, और उसके बाद जो अवाम का मैंडेट लेकर हुकूमत आएगी उसको भी इस पर काम करना पड़ेगा। और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोशिश, गैर मामूली कोशिश होगी जिससे ये मामलात हल होंगे। मुल्क की मईशत की जो हालत है, मेरा ख्याल है कि आज हर पाकिस्तानी को इस पर तशवीश भी है और इस पर तशवीश करने की ज़रूरत है और इसको हल करने की ज़रूरत है। मगर वैसे मुझे ये बताएगा कि कम से कम ये वाला मामला तो खत्म हो गया ना, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि आइन से गद्दारी की है, आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात होंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आ गया, ये मामला तो खत्म हो गया है, यहां पर भी आप लोग कार्रवाई करेंगे? देखिए, उस बात की भी तय तक पहुंचना ज़रूरी है। आर्टिकल 6 पे हो या ना हो, मुल्क के अंदर और कवानीन भी मौजूद हैं, और मैं तो चाहता हूं कि अब जो कुछ हो वो अवाम के सामने हो। इसको आप असम्बली के अंदर भी कर सकते हैं, मुल्क के दूसरे कानून भी, ताज़ीरात पाकिस्तान में कानून मौजूद है कि आप किस तरह इस मामले को डील कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हकीकत है। अगर आप इस जो सारा मामला हुआ असम्बली के अंदर, असम्बली से बाहर, इस सारे की जो टाइम लाइन है इसको अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल वाज़ेह महसूस होगा कि मुल्क का सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वफाकी वज़रा इसके अंदर मुलव्वस थे, और उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी कर एक साजिश करके इस मुल्क के आइन को तोड़ा है। वैसे ये बताइए पंजाब का क्या करेंगे आखिर में? अगर पंजाब में भी 16 अप्रैल तक मुलतवी हुआ है, क्या वो भी अदालत से आप लोग रुजू करेंगे, क्योंकि वहां पर भी इजलास नहीं हो पा रहा है और आप लोग कह रहे हैं आपके पास अक्सरियत है? तो आपके सामने जो कुछ वफाक के अंदर इमरान खान ने किया, उसको, उस तारीख को फिर पंजाब में दोहराने की कोशिश की गई। ये अल्लाह का करम है कि पंजाब के MPA जो हैं वो खड़े रहे, वहाँ पर 10-10 करोड़ रुपया फ़ी MPA आज भी ऑफ़र किया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के इस सारे मामले में जो सियासी लोग थे, MNA MPA, उन्होंने जिस इस्तकामत का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ ये मिसाली है। मैं पिछले 35 साल से मामला देख रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक अपने फ़ैसले पर कायम रहे हैं, ये मिसाली है। और इंशाअल्लाह पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी और वहाँ पर भी जो ये साजिश है इसको इंशाअल्लाह शिकस्त होगी। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम मज़ीद जो सियासी तजियाकार हैं उनका भी ओपिनियन लेंगे, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ का भी ओपिनियन लेंगे, हुकूमत का भी हम कोशिश करें कि हमें वर्जन मिले। हमारे साथ हामिद मीर साहब, सलीम साफ़ी साहब, शहजाद इकबाल और रीमा उमर मौजूद हैं। आप चारों का भी बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, यहाँ हुकूमत का कम बैक क्या हो सकता है? अदालत ने ना सिर्फ ये लाजमी बना दिया है कि आप करें, मगर नज़र आ रहा है अदालत के फैसले से कि अदालत हुकूमत पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और उनको बाकायदा तौर पर टाइम लिमिट दे के पाबंद बनाया है कि 10:30 बजे हफ्ते से पहले आपने इजलास बुलाना है, किसी रुकन को नहीं रोकना है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो फिर अगले वजीर आजम के इलेक्शन तक इजलास को मुलतवी नहीं करना है। नजर आ रहा है कि अदालत ने मुकम्मल तौर पर वो ट्रस्ट नहीं है अदालत का हुकूमत के ऊपर, इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर। क्या यहां से कर सकते हैं, क्या कम बैक हो सकता है यहां से हुकूमत का? कम बैक तो नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ ये हो सकता है कि
इमरान खान साहब के पास अपने तकरीबन 140 MNAs के इस्तीफ़े मौजूद हैं, तो अगर वो 9 अप्रैल को जिस दिन तहरीक एतमाद पे वोटिंग होनी है, तो वो अगर वो इस्तीफ़े जो हैं वो स्पीकर के हवाले कर दें और अनाउंस कर दें जी कि हम इस्तीफ़े देते हैं, तो हो सकता है कि ऐसी सूरत में एक धचका लगे अपोजिशन को। लेकिन फिर भी वोटिंग तो होगी, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आपने वोटिंग का प्रोसेस जो है उसको नहीं रोकना, और उसके बावजूद वो प्रोसेस ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर कायदे-ए-वान का इलेक्शन होगा, तो उसमें इमरान खान के कम बैक का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर वो कर सकते हैं कि ये जो सारा जो पार्लिमानी प्रोसेस है इसमें मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए वो कलेक्टिव इस्तीफ़े दे दें, इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दें। लेकिन मेरी इतला इसमें यह है कि जब उन्होंने इस्तीफ़े ले लिए थे तो उसके बाद उनके कुछ साथी वुज़रा समेत कुछ MNAs जो है उनका ये कहना था कि ये जो इस्तीफ़े हमसे लिए गए हैं ये तो सबका मतन एक है, हमें कहा गया आप इन पे साइन कर दें, तो अगर ये हमारे इस्तीफ़े जो हैं ये स्पीकर के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को भेजे जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन फिर हमसे तस्दीक करेगी, तो हो सकता है कि हम कह दें कि जनाब हमसे तो ये बाई फोर्स लिए गए हैं इस्तीफ़े और सबका मतन ही एक है। तो अगर इमरान खान की तरफ से इस्तीफ़े दिए भी जाते हैं तो हो सकता है कि तमाम के तमाम जो MNAs हैं वो उन इस्तीफ़ों को ऑन ना करें। बहुत से ऐसे होंगे इंक्लूडिंग सम मिनिस्टर्स जो कि इमरान खान साहब की इस मूव में शामिल नहीं होंगे, वो उनसे अपने रास्ते जुदा कर लेंगे। तो अब इमरान खान साहब के लिए एक ही तरीका है कि वो कौमी असम्बली के रुकन रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन ख़ुद ही वो अब 9 से पहले वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें और एक अपोजिशन लीडर के तौर पे अपना किरदार अदा करें, और वो तब्दीली जो कि वो अपने 3.5 पौने 4 साल के दौरे हुकूमत में कहीं पर नहीं लेके आ सके, अब कोशिश करें कि बतौर एक अपोजिशन लीडर के वो अपने अंदर एक तब्दीली ले आए। वो पाकिस्तान को तो तब्दील नहीं कर सके, लेकिन अगर इमरान खान अपने आप को तब्दील कर लें तो हो सकता है कि उनकी सियासत सर्वाइव कर जाए, उनकी पार्टी सर्वाइव कर जाए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान साहब जो हैं इतने बड़े सेटबैक के बाद अपनी पॉलिटिक्स और अपनी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको आगे बढ़ाने में कोई एक्टिव रोल प्ले कर सकेंगे। हाँ, अगर ऑपोजिशन जो है जो कि कुछ दिनों में हुकूमत बन जाएगी, अगर ये बहुत ही नाअहली का मुजाहरा करें और आपस में एक दफ़ा फिर लड़ना भड़ना शुरू कर दें तो हो सकता है कि उससे इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा हो जाए। लेकिन अगर ये इन्होंने आपस में कम से कम 6 महीने तक भी अपनी यूनिटी बरकरार रखी तो इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। रीमा, ज़ाहिर है आपकी एक बहुत ही दो टोक और कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। अदालत का आपको फैसला भी बिल्कुल दो टोक नज़र आता है, जिसमें हुकूमत को हर लिहाज से पाबंद कर दिया गया है कि कोई भी रास्ता ना निकले अदम एतमाद ना होने देने का या कोई ऐसा बात करने का कि जिससे आगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है उसको रोका जा सके। जी शुक्रिया शाहजेब, लगता तो ऐसा ही है शॉर्ट ऑर्डर में, लेकिन अगर एक ऐसी हुकूमत है जो आइन को और कानून को मानती ही नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कि अब वो आगे क्या करेंगे। शायद वो कोई ना कोई रास्ता अपना लें ऐसा जो बिल्कुल कानून से बरक्स हो और फिर से ऑपोजिशन को अदालत जाना पड़े कि मजीद डायरेक्शंस वो हुकूमत को वहां से लेके दे सकें। क्योंकि मुझे जो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब हमेशा ये क्लेम करते हैं कि मुझे तो ताकत या इक्तदार की जरूरत ही नहीं थी, मेरे पास तो सब कुछ था, मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया। लेकिन अब उनके जो पिछले जिस तरह भी वो इक्तदार में आए पिछले 3-3.5 साल में हमने देखा है कि उनकी जो इक्तदार की हवस है वो खत्म नहीं हो रही, और उन्होंने हर वो तरीका कार अपनाया है जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू शुरू हुआ है। आप देख लें उनकी 63A की जो इंटरप्रिटेशन थी, ये कहना कि हम उनके वुज़रा का कि हम वोट नहीं अपने अरकान को देने देंगे, इंसाइटमेंट टू वायलेंस करना कि हम घिराव कर लेंगे, उन्हें घरों तक जाएंगे, असेंबली तक नहीं आने देंगे। तो उन्होंने ऐसे जो, और अब ये पूरी डिसोल्यूशन की और उससे पहले स्पीकर की जो रूलिंग थी गद्दारी का आर्टिकल 5 इस्तेमाल करके, तो लग नहीं रहा कि हुकूमत जो है वो अपने आप को आइन से पाबंद समझती है। अदालत की तरफ से तो बहुत कैटेगोरिकल ऑर्डर है, बहुत अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने बल्कि जैसे आप कह रहे थे प्रीएम्प्ट किया है कि शायद हुकूमत आइन पे उस तरह से इम्प्लीमेंट शायद ना करे, लेकिन मेरा जो मिसट्रस्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरा भी है, और वो चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग अदालत का एक फैसला है, अगर हुकूमत मानना ही नहीं चाहती, उसको कुछ समझती ही नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं।
शहजाद, आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी हुई थीं, ये आपको लगता है कि बगैर किसी तैयारी के अचानक ये काम कर लिया? वरना होता है कि चीज़ें मैनेज करना और इस बात को यकीन दहानी होना कि जी हम ये फैसला करेंगे तो ये आगे जाके अदालत में चैलेंज होकर ओवर रूल ना हो जाए। क्या पूरा होमवर्क नहीं था? ये जो फैसला हुआ, आप पहले भी कह रहे थे कि बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट होगी जब ये रिवर्स होगा, ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हो गई है, एक शर्मिंदगी की सिचुएशन वज़ीर आज़म के लिए पैदा हो गई। क्या ये अचानक फैसला किया, होमवर्क नहीं था, क्या हो गया ये? जी हो गई है, और अब अगर इस्तीफा देंगे तो भी सवाल उठेंगे कि आप तो कह रहे थे आखिरी बॉल तक मुकाबला करेंगे, और अगर नहीं देंगे तो वोट आउट होंगे, और वो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम होंगे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बाहर जाएंगे। होमवर्क मुझे लगता है शाहजेब इसी तरह का था कि ये तो उनको पता होगा कि आर्टिकल 5 का तो हम एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, ये कहकर के हम वोटिंग कराए बगैर ही मुस्तरद कर देंगे। और मैंने पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता कि आर्टिकल 5 की जो आर्टिकल 5 जो लगाया, एक तो है ना कि स्पीकर के पास मुस्तरद करने का राइट नहीं था क्योंकि वोटिंग होना जरूरी थी, और जो दूसरा आर्टिकल 5 को लेके क्या लिखा है, मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा नहीं है क्योंकि वो खास तौर पे जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसमें इंपॉर्टेंट होगा ये देखना, क्योंकि अब जो ये बातें हो रही है आर्टिकल 6 की, वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट उसके हवाले से क्या कहती है। तो मुझे लगता है कि ये तो उनको पता था कि हम रिस्क ले रहे हैं कि वोटिंग कराए बगैर हम इसको मुस्तरद करने जा रहे हैं आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए। लेकिन ये जो दरमियानी रास्ता था ना, मेरे ख्याल से इस पर इनकी उम्मीद थी, और आप भी बाखबर है, आपको भी बताया 2 दिन पहले ऑपोजिशन लीडर्स की कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं, उसमें फिर ये चीज़ डिस्कस हुई है कि क्या इस तरफ जाया जा सकता है कि हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है इसी पे होप थी, क्योंकि आज भी आप देखें ऑपोजिशन के कुछ लोग जिनसे मेरी भी बात हुई, बल्कि फारूक नाइक ने तो आके कह दिया कि ऐसा लगता है कि रूलिंग स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ तो फैसला आ जाएगा लेकिन मामला इलेक्शन की तरफ जाएगा, और जो हुकूमती लोग थे वो भी बहुत पुरुम्मीद थे। एक कमेंट मैं सिर्फ इस पर भी करना चाहूंगा, अब्बासी साहब कह रहे थे कि जल्द से जल्द होना चाहिए, इस तरह की बातें भी नून लीग में हो रही है कि हम तो बजट ही ना दें, केयर टेकर सेटअप बजट दे, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं नजर आता, क्योंकि 4 महीने की तैयारी का तो कह दिया है इलेक्शन कमिश्नर ने, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उन्होंने कहा कि 4 महीने तो हमें चाहिए, कम से कम चाहिए डीलिमिटेशन के लिए, इसके बाद निगरान सेटअप होगा। तो 7 महीने से पहले इलेक्शन तो होते हुए नहीं नजर आ रहे। दूसरा, जब भी ये बैठे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, ये एक नुकता जरूरी है, ईवीएम पे तो मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड ऑपोजिशन पार्टीज में एक कंसेंसस था कि हम उसके लिए तैयार नहीं है, बहुत सारी हुकूमती एलाइज भी इस पर मुत्तफिक नहीं थे। लेकिन जो ओवरसीज वाला मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जो ये तमाम जमातें हैं ऑपोजिशन की, वो ओवरसीज वोटर्स के हवाले से क्या करती हैं, ये बहुत की होगा। इसको भी अगर खत्म कर दिया गया तो मेरे ख्याल से एक तो रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद होगा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है उनमें, और दूसरा हुकूमत के लिए काफी डैमेजिंग होगा, क्योंकि उनकी उम्मीद इस बात से है कि ओवरसीज वोटर जो है वो हमें फायदा पहुंचा सकता है इलेक्शन में। ज़ाहिर, और ये अगर बजट देती है नून लीग तो इलेक्शन बजट, पॉपुलिस्ट बजट देंगे तो आगे मामला कैसे बढ़ेंगे? सलीम साफ़ी साहब, ये हुकूमत बाद में नहीं चीज़ें मैनेज कर पाई है, क्योंकि जो अपोजिशन के बयानात हैं उससे भी लग रहा था कि उन्हें बड़े खदशात हैं कि अदालत का फैसला कोई नज़रिया ज़रूरत के तहत ना आ जाए, और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने तो ये भी कह दिया था कि न्यूट्रलिटी मशकूक हो गई है। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन को शक था और कहीं ना कहीं हुकूमत को यकीन था कि ये जो हम कदम उठाने जा रहे हैं आर्टिकल 5 के तहत और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कराने, इसका हम दिफा कर जाएंगे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन पैदा हो गई है, क्या ये ऐसे ही जल्दी जल्दी में हुकूमत ने फैसला कर दिया था? देखिए, ये हुकूमत तो क्या, बल्कि इससे पहले ये पार्टी भी खुद इमरान खान साहब ने शुरू तो की थी, लेकिन उसके गुब्बारे में हवा उन्होंने ख़ुद नहीं भरी थी। आपने देखा होगा कि 2011 से कबल इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी की कशिश, उनका सोशल वेलफेयर का काम, ये सारी चीज़ें इससे ज़्यादा आब के साथ थी। और फिर ये कि वर्ल्ड कप की याद भी ताज़ा थी, लेकिन वो एक सीट भी नहीं जीत सके थे, ना वो इलेक्टेबल को अपने साथ ला सके थे। तो उनके लिए ये पार्टी किसी और ने बनाई थी, उनके लिए आरटीएस किसी और ने फेल कराया था, उनके लिए इलेक्शन किसी और ने मैनेज कराया था, उनके लिए पोलिंग एजेंटों को किसी और ने बाहर निकलवाया था, हत्ता कि उनके लिए काबीना किसी और ने बनवाया था, उनके लिए माशी मसाइल कोई और हल कर रहा था, उनके लिए अदालतों और मीडिया और नैब और इन सब को कोई और मैनेज कर रहा था। तो उनकी बिल्कुल हुक्मरानी में अपनी एक्सपर्टी ही वो डेवलप नहीं कर सके थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उनसे मुकालमा किया। चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया कि बताएं
क्या इलेक्शन कमीशन की गुंजाइश है कि इलेक्शन करा सके? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि हमें 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए हर वक्त तैयार है। इलेक्शन से पहले हल्काबंदियां करनी हैं जो अभी बाकी हैं। वजीर आजम को 16 खतूत लिखे, हल्काबंदियों पर काम शुरू किया था। अगर नई मरदमशुमारी हो रही है तो पुरानी हल्काबंदियां खत्म हो गई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पूरे मुल्क की हल्काबंदियां होनी है या किसी खास इलाके की? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि पूरे मुल्क की हल्काबंदियां होनी हैं। 6 से 7 माह इलेक्शन के लिए चाहिए, 4 महीने हल्काबंदियों के लिए और 3 माह उबूरी हुकूमत के लिए। शफाफ इंतखाबात के लिए जरूरी है कि हल्काबंदियां हों। फाटा की 12 नशिस्तें खत्म होकर खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गई हैं। फाटा इंजमाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा की सारी हल्काबंदियां बदलेंगी। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मुकम्मल इकदाम करे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात से मुताल्लिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जवाबी खत लिख दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगले आम इंतखाबात से मुताल्लिक कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्काबंदियों के लिए मरदमशुमारी के सरकारी नताइज की हतमी इशाअत एक आईनी ज़रूरत है और इस हवाले से कमीशन ने कोशिश की है और इस मामले को उठाया है। 7 मई 2020 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा और इसी तरह 7 मई, 30 सितंबर, 2 नवंबर, 11 दिसंबर 2020 और 21 जनवरी 2021 को इस हवाले से अलग अलग खतूत वज़ारत कानून और इंसाफ को भी लिखे गए। साथ ही इन्हीं तारीखों में मुख्तलिफ खतूत वज़ारत पार्लिमानी उमूर को भी लिखे गए। इसी तरह 27 अगस्त और 3 दिसंबर 2020 को इदारा शुमारियात को और 30 जून को कौमी असम्बली और सेनेट के सेक्रेटरी को खतूत लिखे गए। इलेक्शन कमीशन के खत के मुताबिक 25वीं तरमीम के बाद फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम कर दिया गया और इस तरह फाटा की 12 कौमी असम्बली की नशिस्तें खत्म कर दी गईं और खैबर पख्तूनख्वा को आबादी के हिसाब से मजीद 6 नशिस्तें दे दी गईं और नतीजतन कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं और इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा में नई हल्काबंदियां जरूरी थी, लेकिन इदारा शुमारियात की जानिब से मरदमशुमारी के हतमी नताइज की इशाअत न करने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन के खत के मुताबिक बिलाखिर मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 6ठी कौमी मरदमशुमारी के नताइज शाया किए और कमीशन ने हल्काबंदियों के अमल का आगाज किया और इस हवाले से टाइमलाइन की मंजूरी भी दी, मगर इसी दौरान हुकूमत ने फैसला कर दिया कि वो नई डिजिटल मरदमशुमारी करेगी। नतीजतन कमीशन मजबूर हो गया कि वो हल्काबंदियों का अमल रोक दे जिसके शेड्यूल की मंजूरी वो पहले ही दे चुका था। इलेक्शन कमीशन के खत के मुताबिक 30 सितंबर 2021 और 21 जनवरी 2022 को वज़ारत पार्लिमानी उमूर को 2022 के आखिर तक डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज शाया करने के लिए खतूत लिखे गए ताकि हल्काबंदियों के अमल का आगाज वक्त पर किया जा सके, क्योंकि डिजिटल मरदमशुमारी को मार्च 2023 को मुकम्मल होना था, मगर इलेक्शन कमीशन को मुतालिका वज़ारत से कोई जवाब ही नहीं मिला, जिसकी वजह से हल्काबंदियों का अमल मजीद इल्तवा का शिकार हो गया। इलेक्शन कमीशन के खत के मुताबिक इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला साजी के लिए इलेक्शन कमीशन वाहिद अथॉरिटी नहीं है और वो कानून के तहत इस हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर उनकी राय से मुतालिक इन्हिसार करता है और किसी भी हुकूमत की तरफ से अपने फ़राइज़ की अंजाम दही और कमीशन की मदद करने के लिए किसी भी किस्म की बेअमली और इल्तवा की वजह से हल्काबंदियों के अमल में ताख़ीर को इलेक्शन कमीशन से मंसूब नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने से मुताल्लिक पुरज़म है, लेकिन उसे कम से कम हल्काबंदियों का अमल पूरा करने के लिए 4 इजाफी महीने लगेंगे और साफ और शफाफ इंतखाबात अक्टूबर 2022 में ही हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन मौजूद सदर से एक मुलाकात की दरख्वास्त करता है ताकि इस पर मजीद गौर व फिक्र किया जाए। साथ ही फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी तरफ से बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने कल काबीना का इजलास तलब कर लिया है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी कल होगा और कल रात वज़ीर आज़म कौम से खिताब भी करेंगे। बहुत लंबे अरसे से काबीना का इजलास नहीं हो रहा था, खुद हुकूमत को नहीं पता था कि अगर काबीना का इजलास बुलाया और इत्तेहादी नहीं आए तो वो भी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की निशानी ना हो कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं खड़े हैं, इसलिए हुकूमत काबीना का इजलास भी नहीं बुला रही थी। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को मनाने की भी कोशिश कर रहे थे, हुकूमत भी कोशिश कर रही थी, अपने मुनहरिफ अराकीन को मनाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही जलसे जुलूस वज़ीर आज़म कर रहे थे। मगर अब कल काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुद हुकूमत बहाल हो गई है, तमाम वज़रा बहाल हो गए हैं और पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास कल ही होगा, जिसमें मुमकिन तौर पर फैसला हो सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या लाए अमल होगा हुकूमत की तरफ से, क्या हुकूमत इस्तीफ़ों की तरफ जा सकती है या कोई और मामला होगा, या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान असेंबली के अंदर वोट आउट होना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे बजाय इसके कि वो मुस्ताफ़ी हों अगर अपोजिशन के नंबर पूरे हैं, या फिर वो आखिर तक फ़ाइट करेंगे और देखेंगे कि क्या कहीं अपोजिशन नाकाम हो सकती है या नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म फिर कल रात कौम से खिताब भी करेंगे। अब ये देखना होगा कि वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयानिया मुस्तरद होने के बाद कि बैरूनी साजिश के तहत इस वक्त हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है, इस बयानिए के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत ये
जो नो कॉन्फिडेंस है उसको मुस्तरद किया गया था और ये कहा गया था कि जो बैरूनी हाथ है वो इसमें मुलविस है सारे के सारे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मुस्तरद कर दिया है और इस बात को भी अहमियत नहीं दी कि वो इस खत को भी देखें या इस बात को भी देखें जो हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अभी तक अस्करी क़यादत ने भी इस बात को मुस्तरद कर दिया। जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ये बात हुई थी, जो कि ज़राए के तहत अभी तक खबर आई है। अब वज़ीर आज़म कल क्या खिताब करेंगे और क्या बात करेंगे वो देखना अहम होगा। अपोजिशन इस हवाले से क्या लाएअमल बनाएगी? क्या वो अभी तक सोच रही है कि वज़ीर आज़म कोई भी ऐसा इक़दाम ले सकते हैं? पिछली दफ़ा ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म सरप्राइज़ देंगे, वो जो सरप्राइज़ था वो सुप्रीम कोर्ट के बकौल एक गैर आइनी इक़दाम था। अब क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया है और हर लिहाज से पाबंद कर दिया है कि सुबह 10:30 बजे हफ्ते को सुबह 10:30 बजे से पहले इजलास बुलाना है, किसी भी रुकने असेंबली को नहीं रोकना है कि वो उसमें शिरकत करे, और अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो इजलास मुलतवी नहीं करना है तब तक के असेंबली अपना नया वज़ीर आज़म मुंतखब ना कर ले। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद बनाया अपने फैसले के तहत, क्योंकि हुकूमत ने सबसे पहले जितनी यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट की कराई थी उसकी खिलाफवर्जी नजर आई थी। ये कहा गया था कि कल के दिन पंजाब असेंबली का इजलास हो जाएगा, नया वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा, मगर उसे 16 अप्रैल तक टाल दिया गया। फिर ये कहा गया था कि किसी भी रुकन को नहीं रोका जाएगा और वोटिंग होगी, मगर फिर वोटिंग से पहले ही आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करते हुए रूलिंग दे दी डिप्टी स्पीकर ने। सिंध असेंबली के सिंध हाउस के हवाले से वज़ीर दाखिला ने कहा था कि कुछ नहीं होगा, मगर वहाँ पर भी हमें हमला होता नजर आया। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी हमें नजर आ रहा है कि हर तरीके से हुकूमत को पाबंद कर रही है। इस वक्त खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, अभी भी वज़ीर आज़म कल काबीना का इजलास बुलाएंगे, पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, साथ ही वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे। अदालत ने पाबंद तो किया है, मगर आप सरप्राइजेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से अभी भी आ सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से? ज़्यादा एक ही सरप्राइज हो सकती है कि वो इस्तीफ़ा दे दे। दूसरी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा मुत्तफ़िक़ा एक आइनी फ़ैसला हो जिससे सारी कौम मुतमिन हुई। आज मैं पाकिस्तान के अवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान के महीने में पाकिस्तान बना था और रमज़ान के महीने में आइन के तक़द्दुस को पामाल करने वालों के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया। हम पूरी कोशिश करेंगे जो गैर मुल्की साजिश के तहत शोर मचाया जा रहा है, सबसे पहले तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बननी चाहिए और देखना चाहिए कि ये बात सही हद तक कहाँ तक थी और कौम तक जानी चाहिए। इससे अलावा ये है कि जब हमारी कामयाबी हुई, वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, जो स्पीकर है उसकी इलेक्शन हो गई, डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन हो गई, जितनी भी इलेक्शंस हैं जितना जल्द हो सकेगा, जितना जल्द होगा वो आइन को सामने रखते हुए जो भी अमेंडमेंट हमें करनी होगी, जो इस्लाहात करने होंगे, इलेक्शन के इस्लाहात करने होंगे, वो मुकम्मल करेंगे। हमारी सोच के मुताबिक आइन अफजल है। आइन से निकल के बाहर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होगी कि हम आइन से बालातर हों। और इंशाअल्लाह ताला कौम का एतमाद रहा तो मुकम्मल तौर पे हमारी कोशिश होगी कि जल्द व जल्द जो माशियत तबाही हुई है, माशियत की इकोनॉमी की तबाही हुई है, इसको रिकवर करने की कोशिश करें और दुनिया के साथ हम बेहतर फॉरेन पॉलिसी को फिर आगे बढ़ाएं। तो शाह साहब इसमें एक इशू ये है, शाह साहब, जब आप कहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, आज इलेक्शन कमीशन ने तो अदालत को भी बता दिया और वैसे भी सदर मुमलिकत को खत लिख के बता दिया कि अक्टूबर तक हम इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगला बजट भी आप लोग देंगे, तो उसके बाद अक्टूबर तक जाएंगे या नवंबर में एक फिर अहम तैनाती या तौसी का मामला पैदा हो जाएगा, वो भी करके ही इलेक्शन कराएंगे? देखें, इसमें तो 3 महीने कैसे होंगे, 2 महीने जो केयर टेकर गवर्नमेंट के होंगे, तो हमारी जो हदूद होंगी ये ज़्यादा अगस्त तक होंगी और उससे आगे केयर टेकर गवर्नमेंट होगी और अक्टूबर के लास्ट वीक में इलेक्शन हो सकते हैं। देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त न लें, थोड़े से अरसे में हम किए गए अवाम से वायदे पूरे न कर सके तो उसको रोक सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला
जिस जज्बे के साथ, जिस इत्तेहाद के साथ मुत्तहदा अपोजिशन चली है, आगे भी ऐसे ही चलेगी। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक ऐसा इस कौम को तोहफ़ा दिया जो आज भी हर उच्च हथकंडे से पॉलिटिकल जमहूरी सोच को तोड़ पहुँचा रहा है। और हमें खुशी है कि आज भी मेरा भुट्टो इस मुल्क की खिदमत कर रहा है। वैसे साहब, ज़ाहिर है इस पूरे के पूरे क्राइसिस का ये नतीजा ज़रूर निकला है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तारीफ़ ना सिर्फ आप करते हैं बल्कि इमरान खान साहब भी उनकी ही तारीफ़ करते हैं और अपने आप को उनसे अपना मुवाजना कर रहे होते हैं कि एक वो लीडर थे और एक ज़ाहिर मैं हूँ जो वो कहते हैं कि जो कौमी उसके लिए खड़ा हुआ है। मगर मुझे अब ये बताइएगा कि आगे जाके आप लोग वाकई साथ रह कैसे पाएंगे? ये फैसले करने होंगे कौन सी वजारत लेगा, कौन किस तरीके से कहाँ हुकूमत में हिस्सेदार बनेगा, तो आप लोगों और फिर आगे इलेक्शन आपने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है, एक साथ तो लड़ नहीं पाएंगे। तो ये मामला कैसे चलेगी ये कंपनी? शाहज़ेब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी हुकूमत की ख्वाहिश नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा वतीरा रहा है कि जमहूरियत कायम रहनी चाहिए, आइन कायम रहना चाहिए, हुकूमतें आनी जानी चीज़ें हैं, क्योंकि आइन और जमहूरियत जब कायम होती है तब जाके मुल्क मजबूत होता है, रियासत मजबूत होती है। अगर हम कराची से चले थे, चेयरमैन भुट्टो चला था तो ये कह के नहीं चला था कि मैं इक़्तिदार लेने जा रहा हूँ। उसने कहा था कि आइन के दायरे में रहते हुए मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करूँगा जैसे ही वहाँ पहुँचूँगा, और वही किया। उसी के तहत चले, आइन के हदूद में रहते हुए चले। कोई ऐसी बात नहीं की कि हम धरना देंगे तब तक हमारी जो है धरना कायम रहेगा जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देगा, या हमने वो कुछ नहीं किया। हमने अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दाखिल किया और वहाँ से वापस चले गए। यकीनन उस हमारे इक़दाम ने पॉलिटिकल हलचल मचाई, एक नया रास्ता मिला और हम आज आइन के ताकत से सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े फैसले के तहत, तारीख़ी फैसले के तहत अपने मुंतकी अंजाम तक पहुँचे हैं। बट साहब, अगर एक मसला ये हो सकता है शाह साहब कि आप अगस्त तक भी कैसे जा पाएंगे अगर ये सारे के सारे रिज़ाइन कर दें तहरीक इंसाफ वाले, तो 45 दिन में तो बाई इलेक्शन होना होंगे, और एक बाई इलेक्शन अगर तहरीक इंसाफ रिज़ाइन करती है 150 सीटों पर तो इलेक्शन एक्सरसाइज होगी। अगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 3 महीने अगर इलेक्शन में पड़े हो और कोई इस्तीफ़ा दे दे तो वो रुक नहीं सकती, उसकी जगह पे इलेक्शन होगी। अगर वो इस्तीफ़ा देंगे, पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वो इस्तीफ़ा ना दें। मैंने पहले भी इनसे, जब अपोजिशन लीडर था मैं, तो मैंने इनसे गुजारिश की थी, मेरी बात मानी थी। अब भी ये कहूँगा कि इस्तीफ़ा न दें, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हमसे मुकाबला करें और हमें बेहतरी के रास्ते पे ले चलें। हम अपोजिशन चाहते हैं, क्योंकि अपोजिशन वो नहीं चाहते जो इमरान खान वाली थी। अपोजिशन वो हम चाहते हैं जो जमहूरी इक़दाम को बेहतर तरीके से हल कर सके। वैसा मगर फिर अगर आप ओपोजिशन में वो रहते हैं तो आप लोगों को हुकूमत करने देंगे इमरान खान? वो तो कहते हैं मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा ओपोजिशन में, तो आइदर वे आप कैसे हुकूमत कर पाएंगे? वो तो ख़तरनाक हो जाएगा, वो तो परसों आपको पता पड़ जाएगा और इंशाल्लाह आपको ख़बर हो जाएगी वो कितना ख़तरनाक है। क्योंकि हम इल्ज़ाम तराशियों पे यकीन नहीं रखते, गालम गलोच पे यकीन नहीं रखते। यकीनन उनको भी पता है कि उन लोगों ने क्या किया है, उनको भी एहसास है, मगर हम आइन के दायरे में रहते हुए हर काम करेंगे तो यकीनन कोई मुखालफत किसी की कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि अगस्त तक हम कोशिश करेंगे कि इस हुकूमत को चलाएं और उसके बाद अगला जो मामला है वो केयर टेकर सेटअप आए, फिर अगले इलेक्शन की तरफ मामला जाए। ज़्यादा लंबा इरादा नहीं, शाहिद अबासी साहब भी ये कह रहे थे, खुर्शीद साहब भी ये कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा लंबा इरादा नहीं है हुकूमत में रहने का। अब देखते हैं कि कल वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, काबीना क्या फ़ैसला करती है, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला करती है और कब अदम एतमाद होती है और क्या फ़ैसला आता है। अदालत ने पाबंद किया। हम आपको फिर बताते चलें कि हफ्ते की सुबह 10:30 बजे से
से पहले पहले हुकूमत पाबंद है इस बात की कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, और उसके बाद पाबंद किया है इस बात पर हुकूमत को कि वो किसी भी MNA को इजलास में शिरकत से नहीं रोकेगी, और फिर पाबंद किया है स्पीकर को कि अगर वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो वो इजलास को मुलतवी नहीं करेगा जब तक के नए वजीर आजम का इंतखाब नहीं हो जाता। और अगर अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो यही हुकूमत कंटिन्यू करेगी। आज के फैसले के तहत काबीना बहाल हो गई है, वजीर आजम बहाल हो गए हैं, और एक ऐसा फैसला है कि बहाल हुकूमत हुई है, मगर जो इस वक्त खुशियां हैं वो अपोजिशन बना रही है और अफसरदा इस वक्त हुकूमत है, और इसको एक मायूस कुन फैसला करार दे रही है, क्योंकि 2 दिन बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होनी है, या 2 दिन से पहले भी हो सकती है, क्योंकि 10:30 बजे हफ्ते की सुबह से पहले पहले ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोट होना है। हमें इजाज़त दीजिएगा, जो हेडलाइंस आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।